उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है शिवानी निषाद। शिवानी निषाद जिसकी उम्र होती है लगभग 20 साल के आसपास। शिवानी निषाद की शादी अब से तकरीबन 6 महीने पहले हो गई थी, लेकिन शादी के 6 महीने के बाद में शिवानी निषाद जो होती है वो पहली बार अपने मायके में आती है अपनी चचेरी बहन की शादी को अटेंड करने के लिए। अब जिस दिन उसकी चचेरी बहन की शादी बड़ी ही धूमधाम से थी, उसी दिन शिवानी निषाद की बड़ी ही बेरहमी के तरीके से हत्या कर दी जाती है। इस बात की सूचना जब पुलिस को मिलती है, तमाम गांव वाले, तमाम लोग, तमाम रिलेटिव्स और पुलिस वाले भी ये सोचकर हैरान होते हैं कि आखिरकार शिवानी निषाद की हत्या उसकी ही चचेरी बहन की शादी में किसने और क्यों कर दी है। बहरहाल पुलिस जब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करती है और कातिल को पकड़कर जब पुलिस थाने लेके आती है, तो जो कोई भी इस कातिल को देखता है, चाहे गांव वाले हों, चाहे रिश्तेदार हों या फिर पुलिस, हर कोई हैरान होता है। वाकई में दोस्तों ये कहानी आप लोग को सोचने और समझने पे मजबूर कर देगी। इस पूरी कहानी को मैं आप लोगों से सिलसिलेवार तरीके से आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि ये नया चैनल आप लोग के कहने पर बनाया तो है, तो आप लोग इस चैनल को अपना प्यार भी दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करें। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों बात करें अगर आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, और इसी गोरखपुर के अंदर एक गांव पड़ता है जंगल रसूलपुर गांव। और इसी जंगल रसूलपुर गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में एक महिला है जिनका नाम है नोहरी देवी। नोहरी देवी जो कि एक स्कूल में, जो कि सरकारी स्कूल होता है, उसमें रसोइये का काम करती हैं। नोहरी देवी के जो पति होते हैं जिनका नाम राधे श्याम होता है, उनकी मौत 9 साल पहले ही हो चुकी थी। अब नोहरी देवी के ऊपर ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। नोहरी देवी की टोटल 3 बेटियां और 1 बेटा था। 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी और शिवानी भी शादी की दहलीज पर थी। इसलिए नोहरी देवी अपनी बेटी शिवानी के लिए लड़के की तलाश शुरू करती हैं। और जब वो लड़के की तलाश शुरू करती हैं, तो आखिरकार उनकी जो तलाश होती है वो तलाश ख़त्म होती है देवरिया के रुद्रपुर में जो अवस्थी गांव होता है, उसी अवस्थी गांव के अंदर। दरअसल इसी रुद्रपुर के अवस्थी गांव के अंदर रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है भीम निषाद, उनको अपनी बेटी शिवानी निषाद के लिए भीम निषाद पसंद आ जाता है। इसलिए भीम निषाद को पसंद कर वो भीम निषाद के साथ में शिवानी का रिश्ता तय कर देती है और शादी की जो डेट फिक्स की जाती है वो होती है 9 मई साल 2025। अब जैसे ही 9 मई साल 2025 का ये दिन आता है, आखिरकार जो भीम निषाद होता है बड़े ही धूमधाम तरीके से शिवानी के घर पर अपनी बारात लेकर आता है। और जब बारात आती है तो बड़े ही रीति रिवाज के साथ में बारात का स्वागत भी होता है। तमाम रीति रिवाज के हिसाब से शादी भी होती है और जो शिवानी निषाद होती है रुखसत होकर अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन ससुराल जाने के बाद में शिवानी निषाद अपने परिवार के साथ में, यानी जो ससुराल वाला परिवार था, एक बेहतर ज़िंदगी बिताने की शुरुआत करती है। अब शिवानी अपने ससुराल में अच्छी ज़िंदगी बिताने की शुरुआत तो करती है और ऐसा करते करते तकरीबन 6 महीने का लंबा समय गुजर जाता है। और 6 महीने के बाद में जो शिवानी होती है उसकी एक चचेरी बहन होती है जिसका नाम होता है नमिता। उस नमिता की भी शादी फिक्स हो जाती है और शादी की डेट फिक्स की जाती है 23 नवंबर साल 2025। आखिरकार शिवानी जो होती है ये पहली बार अपने मायके में अपनी चचेरी बहन की शादी अटेंड करने के लिए 21 नवंबर को ही अपने मायके पहुंच जाती है। लेकिन जब ये अपने मायके अपनी चचेरी बहन की शादी में आई थी, तो इतनी जल्दी उसके साथ में उसके ससुराल से कोई भी नहीं आ पाया था। आखिरकार 23 नवंबर साल 2025 का वो दिन भी आता है जब नमिता की बारात आ जाती है। रात के 10 बजे के आसपास बारात के जितने भी रीति रिवाज, जितनी भी रस्में थी, वो सारी अदायगी हो जाती है। और उसके बाद में जो नोहरी देवी होती हैं वो देखती हैं कि उनकी जो बेटी है निषाद वो कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रही है। अब जब शिवानी निषाद उनको दिखाई नहीं पड़ती है, तो नोहरी देवी को ऐसा लगता है कि शायद उनकी बेटी शिवानी निषाद घर चली गई हो, शायद उसे कपड़े वगैरह चेंज करने हो। इसलिए अपनी बेटी को ढूंढते हुए वो घर पहुंच जाती है और घर पे पहुंचने के बाद में वो अपनी बेटी को कई सारे आवाज़ लगाती हैं। लेकिन घर के अंदर से जब कोई भी आवाज़, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो उसके बाद में जो नोहरी देवी होती हैं, घर के ही बगल में जो एक बगीचा था, उस बगीचे के अंदर एक बाथरूम भी बना हुआ था। उसी बाथरूम की तरफ जब वो जाती हैं तो उन्हें उस बाथरूम के अंदर से उनकी बेटी शिवानी निषाद का हाथ दिखाई पड़ता है।
अब जैसे ही नोहरी देवी उस बाथरूम के अंदर से उस हाथ को देखती है, नोहरी देवी तुरंत उस बाथरूम का दरवाज़ा खोल देती है। लेकिन जैसे ही नोहरी देवी उस बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है, अंदर का जो दृश्य होता है ये इतना ज़्यादा डरावना होता है जिसे देखने के बाद में नोहरी देवी की चीखें निकल जाती हैं। दरअसल उस बाथरूम के अंदर उनकी बेटी शिबानी निषाद, जिसकी बड़ी ही बेरहमी के साथ में गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। अब जैसे ही रात के 2 बजे के आसपास नोहरी देवी इस तरीके से चीखती हैं, अब चूंकि इनके इस घर से 200 मीटर दूरी पे ही नोहरी देवी की भतीजी की बारात भी आई हुई थी। अब सारे ही बारातियों को भी इस बात की खबर चल दी जाती है कि यहाँ पर एक लड़की का कत्ल हो चुका है, और लड़की भी कोई और नहीं जिसकी शादी थी उसकी ही खुद चचेरी बहन की। अब चचेरी बहन का इस तरीके से कत्ल हो जाना, अब हर किसी का दिमाग हैंग हो जाता है कि इस शादी को संपन्न कैसे किया जाए। लिहाजा इस बात की जो सूचना होती है तुरंत शिबानी निषाद के ससुराल वालों को दे दी जाती है। और दोस्तों उसके बाद में पुलिस को भी खबर कर दी जाती है। सुबह होते होते जो नोहरी देवी की बेटी के ससुराल वाले थे वो भी तुरंत उस गांव में पहुंच जाते हैं, पुलिस भी पहुंच जाती है। लेकिन जैसे तैसे कर कर जो शादी आई हुई थी उस शादी को संपन्न किया जाता है और जो नमिता थी उसकी विदाई कर दी जाती है। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले चेकिंग शुरू करते हैं तो पुलिस वालों को पता चलता है कि नोहरी देवी की जो बेटी शिबानी निषाद है उसकी गला रेत कर हत्या तो की गई है, लेकिन साथ के साथ उसकी हाथ की 2 उंगलियां भी काट ली गई थीं। हाथों की दोनों उंगलियों को जब कटा हुआ देखा जाता है तो पुलिस वाले इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं, हो सकता है कि कातिल ने जब शिबानी निषाद के ऊपर चाकू से हमला किया हो तो शिबानी निषाद ने उस चाकू को पकड़ने की कोशिश की हो और इसी धक्का मुक्की में उसके हाथ की 2 उंगलियां भी कट गई हों। लिहाजा पुलिस जो थी वो डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में तो लेती है, लेकिन साथ के साथ नोहरी देवी से इस पूरे मामले के पीछे की सच्चाई जानती है। तो जो नोहरी देवी होती है वो बताती है कि आज उसकी चचेरी बहन जो नमिता थी उसकी बारात आई हुई थी और हम सब लोग बारात में बिजी थे और उसी समय मैंने देखा कि जो शिबानी है वो कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रही है। उसके बाद में 10-11 बजे के आसपास मैं शिबानी को इधर उधर ढूंढती रहती हूँ। 12 बजे के आसपास मैं शिबानी को देखने के लिए घर पे भी आती हूँ कि शिबानी कहाँ चली गई, लेकिन जब मैं घर पे आती हूँ तो शिबानी वहाँ पर मौजूद नहीं होती है। उसके बाद में मैं सोचती हूँ हो सकता है कि बाथरूम में हो, और जब मैं बाथरूम के नज़दीक पहुँचती हूँ तो वहाँ से मुझे शिबानी का हाथ नीचे से दिखाई पड़ता है। जब मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तो इस तरीके का दृश्य था। मेरी बेटी की हत्या साहब किसने की है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, लेकिन जो भी कातिल है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। अब दोस्तों आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि एक गांव के अंदर एक शादी है और उसी शादी समारोह के अंदर एक लड़की अपनी चचेरी बहन की शादी अटेंड करने के लिए आती है और उसी शादी में उसका कत्ल हो जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पूरे गाँव के अंदर किस तरीके के हालात होंगे। मामला बहुत ज़्यादा गमगीन था, लिहाजा पुलिस वाले भी इस मामले को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं और इस पूरे केस के अंदर छानबीन शुरू करते हैं। लेकिन पुलिस के ऊपर भी लगातार दबाव पड़ रहा था कि जल्द से जल्द जो भी कातिल है उस कातिल को पकड़ा जाना चाहिए और उसे कठोर से कठोर सज़ा दिलानी चाहिए। अब पुलिस की जो टीमें होती हैं सबसे पहले इस केस को सुलझाने के लिए ये चेक करती हैं कि इस पूरे एरिया के अंदर कोई CCTV कैमरा लगा हुआ है क्या, क्योंकि आज के इस दौर में गाँव के अंदर भी CCTV कैमरे लगाए जाते हैं, लेकिन इत्तेफाक से वहाँ पर कोई भी CCTV कैमरा मौजूद ही नहीं था। अब उसके बाद में पुलिस वाले जो थे बारात में जो वीडियो कैसेट बनाने वाले आते हैं उनके कैमरों को चेक करते हैं कि इस कैमरों के अंदर शिबानी कब और कहाँ देखी गई है। रात के 10 बजे के आसपास तो शिबानी उन कैमरों में कैप्चर होते हुए दिखाई पड़ रही है, लेकिन 10 बजे के आसपास शिबानी उन कैमरों में भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। उसके बाद में पुलिस फैसला करती है कि एक बार डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया जाए और डॉग स्क्वाड की टीम को जब बुलाया जाता है, डॉग स्क्वाड के जो कुत्ते होते हैं उनको जब छोड़ा जाता है, तो जिस जगह पर कत्ल हुआ था वहाँ से 500 मीटर दूरी पर जाकर एक घर होता है, उसी घर पर जाकर वो खोजी कुत्ते रुक जाते हैं। पुलिस वाले फिर से उन कुत्तों को छोड़ते हैं, कुत्ते जो होते हैं फिर से ही वहीं रुक जाते हैं। अब पता किया जाता है कि ये घर किसका है, तो पता चलता है कि ये घर फला फला पड़ोसी है उनका है। अब उसके बाद में पुलिस वाले सोचते हैं कि क्या किया जाए। पुलिस पुख्ता भी होना चाहती थी, लिहाजा पुलिस वाले अब शिबानी निषाद की कॉल डिटेल्स निकालते हैं और जब शिबानी निषाद की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो उसमें एक नंबर ऐसा था जिस नंबर पर शिबानी निषाद की लास्ट बार बात हुई थी। लिहाजा पुलिस वाले ये पता करते हैं कि ये नंबर किसका है, तो पता चलता है कि ये नंबर किसी विनय निषाद का है जिसकी उम्र 21 साल के आसपास है और विनय निषाद उसी घर में रहता है जिस घर पर जाकर कुत्ता बार बार रुक रहा था।
लिहाजा ये सारी चीज़ें जब पुलिस को कंफर्म हो जाती हैं तो उसके बाद में पुलिस फैसला करती है कि एक बार फिर से वीडियो कैसेट को चेक किया जाए, क्योंकि अगर ये लड़का वाकई में वहाँ पर हुआ तो इस केस के अंदर सारी सच्चाई ये विनय निषाद बता सकता है। लिहाजा पुलिस वाले फिर से जब उस वीडियो कैसेट को चेक करते हैं जो उस शादी में बनाई जा रही थी, तो उसमें विनय निषाद साफ साफ देखा जा सकता था, जो कि शिवानी निषाद के अगल बगल ही दिखाई पड़ रहा था। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले जो होते हैं और चेक करते हैं तो रात 10 से 10:30 बजे के आसपास न शिवानी निषाद कैसेट में दिखाई पड़ती है और न विनय निषाद। लिहाजा शक के आधार पर पुलिस जो थी विनय निषाद को उठा लेती है और इसे उठाने के बाद में जब पुलिस थाने लेके आती है और जब इससे पूछताछ करती है तो विनय निषाद पुलिस के सामने कहता है कि साहब ये तो सच है कि मेरा शिवानी के साथ में अफेयर था और मैं शिवानी से अक्सर बातचीत भी किया करता था, लेकिन शिवानी के कत्ल के पीछे क्या कहानी है इसके बारे में साहब मुझे कोई भी जानकारी नहीं। आगे विनय पुलिस से ये भी कहता है कि मैं शिवानी से इतनी ज़्यादा मोहब्बत किया करता था, भला मैं उसका कत्ल क्यों और क्यों करूँगा। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं विनय के ऊपर शक था, इसलिए पुलिस विनय के ऊपर सख्ती दिखाती है, क्योंकि वीडियो कैसेट जो बारात के अंदर बन रही थी, शादी के अंदर बन रही थी, उसके अंदर भी दोनों एक ही समय पर गायब हो जाते हैं और लास्ट बार जो शिवानी थी उसने कॉल भी विनय को ही की थी। लिहाजा इसी शक के आधार पर पुलिस विनय के ऊपर जब सख्ती दिखाती है और इसे फ्रंट सीट पर बैठाकर जब इससे पूछताछ की जाती है तो एक कहावत है दोस्तों कि जब पुलिस अपनी पे आती है और अपने तरीके से पूछताछ करती है तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। विनय भी आखिरकार पुलिस के आगे टूट जाता है। विनय पुलिस के आगे टूटता है और टूटने के बाद में कहता है कि हाँ, शिवानी की हत्या मैंने ही की है, लेकिन मुझे अपने किए पे ज़रा सा भी पछतावा नहीं है। पुलिस जब हत्या के पीछे की वजह पूछती है तो जो विनय होता है ये बताता है कि इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 3 साल पहले से। दरअसल शिवानी जब जवान होती है, जवान होने के बाद में जब इसके परिवार वाले इसकी शादी की चिंता करते हैं, उससे पहले ही शिवानी पड़ोस में ही रहने वाले विनय के साथ में मोहब्बत में पड़ जाती है। अब शिवानी विनय के साथ में मोहब्बत में तो पड़ती है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और कभी कभी मौका मिलता है तो एक दूसरे से मुलाकात भी कर लेते हैं। शिवानी और विनय दोनों इस कदर एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे कि ये दोनों शादी करने का फैसला भी कर चुके थे, लेकिन दोनों के परिवार वालों को इनकी इस मोहब्बत की ज़रा भी खबर नहीं थी। इधर शिवानी के जो परिवार वाले थे शिवानी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे और आखिरकार उन्हें लड़का मिल भी जाता है। देवरिया के रुद्रपुर में अवस्थी गांव में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है भीम निषाद। अब भीम के साथ में निषाद की शादी तय हो जाती है, लेकिन इस बात का जो जिक्र शिवानी ने एक बार भी अपनी फैमिली से नहीं किया कि वो किसी से मोहब्बत करती है। लिहाजा शिवानी शादी कर भीम निषाद के घर यानी अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद में शिवानी को सिर्फ और सिर्फ यही अफसोस होता है कि उसने अपनी मोहब्बत के बारे में घर वालों को ना बताकर गलती कर दी, क्योंकि उसका मन यहाँ पर ज़रा सा भी नहीं लग रहा था। इसलिए शिवानी अपने पुराने प्रेमी इसी विनय निषाद के साथ में लगातार बातचीत करती रहती है और जब 21 नवंबर साल 2025 को ये अपनी बहन की शादी में आती है तो उसी बीच में इससे सारी बातें जो थी वो विनय निषाद से करती है। अब विनय निषाद समझ जाता है कि ये उसका पीछा कर रही है, क्योंकि शिवानी चाह रही थी कि अब वो वापस नहीं जाएगी और वो विनय से ही शादी करेगी, लेकिन विनय कहता था कि देखो अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और अब मेरी फैमिली वाले भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए शादी समारोह के 10 बजे के आसपास ये दोनों मिलने के लिए जाते हैं और उसी कहा सुनी में जो विनय निषाद होता है, क्योंकि उसने पहले ही प्लान बना रखा था कि अगर शिवानी मान जाएगी तो ठीक है, नहीं तो उसको रास्ते से हटा दूंगा, और वो ऐसा ही करता है। पहले तो शिवानी का माथा चूमता है, उसको अपने गले से लगाता है और इसी बीच में हंसी से उसके ऊपर वार कर देता है। हालांकि शिवानी को जब तक समझ आता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, जब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और इसी झगड़े में शिवानी की 2 उंगलियां तक कट जाती हैं। बहरहाल जब शिवानी की मौत हो जाती है उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को ये बाथरूम के अंदर लेके जाता है और वहीं पर डालता है और वहाँ से 9 तो 11 हो जाता है। वाकई में दोस्तों जब ये पूरी कहानी पुलिस को सुनाता है तो इसे सुनने के बाद में जो पुलिस वाले होते हैं वो भी हैरान होते हैं और शिवानी के घर वाले फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।